Hello students, welcome to Educate. So today we'll start the new chapter about the determinants, right ना? आज हमने पिछली क्लास में हमने मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया था and hope you enjoyed a lot, right? So the next topic is about the determinants. टाइटल आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ना? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा like this, right ना? Determinant, right ना? Pierre Laplace was the mathematician who gave about the intro of determinants, detail about the determinants, right? ठीक है. So let's before starting of determinants, मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा मैं रिकैप करूंगा. रिकैप मैट्रिसेस में मैंने आपको बताया था मैट्रिसेस क्या होता है. बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते थे इनक्लोज इन अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट वॉट एवर द कन्वीनियंट यू कैन राइट. बट एनसीईआरटी वाले रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लाइक दिस, लाइक दिस, राइट. अब मैं मैथमेटिक्स में सॉरी डिटर्मिनेंट्स में क्या बोलूंगा. देखो डेफिनेशन भी लिखा हुआ है. टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n we can associate a number, that number may be real or complex, are called to be the determinant of a square matrix. मैं थोड़ा इसको और इजी लैंग्वेज में लिखना चाहूंगा. ऐसे लिख रहा हूं. डेफिनेशन है जी आपका डिटर्मिनेंट का. The determinant of a square matrix से उस मैट्रिक्स का नाम मैं ले रहा हूं A, इसके एलिमेंट ले रहा हूं A I J, है ना. द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ नंबर. वो नंबर क्या हो सकता है. रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. होप इट्स क्लियर ना. इज अ नंबर. ठीक है ना. वी डिनोटेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डीईटी ऑफ ए भी लिखते हैं. ज्यादातर मैं इसको यूज करूंगा लाइक दिस. इट लुक्स लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू टाइप बट एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होती हैं. इट्स द डिटर्मिनेंट. होप इट्स क्लियर ना. देखते हैं. जैसे सपोज को एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, है ना. इसका मुझे डिटर्मिनेंट लिखना है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंबल में मैं ऐसे लिखूंगा इज इक्वल टू नथिंग बट लाइक दिस ए बी सी डी. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना. मैट्रिक्स ए है, इनके एलिमेंट्स मैंने ये लिखे हैं. इसका डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लाइक दिस एंड दिस इज, राइट ना. अच्छा अभी आपको मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. ये नंबर होता है जी. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स द नंबर. तो नंबर के लिए क्या करना होता है. देखो हमेशा जब डाउन जाओगे ना जी, आप पॉजिटिव के साथ जाना होता है और अप जाओगे तो आपको नेगेटिव जाना होगा. फिलहाल यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है ना वो 2x2 मैट्रिक्स है. तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने क्या लिखना होता है. ए डी माइनस बी सी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट. आई होप इट्स क्लियर ना. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट लिख रहा हूं 2 5 8 9. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना हो तो क्या लिखोगे 2 5 8 and 9. So this is here 18 minus 40. Hope it's clear ना. So this will be equal to of minus 22. Clear है. तो ये मैंने आपको बताया कि for 2x2, राइट ना. for 2x2 के लिए, राइट ना. for 3x3 के लिए भी देख सकते हैं. for 3x3 मैट्रिक्स, राइट ना. एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट लिख रहा हूं मैं A11 A12 A13 A21 A23. this is A22 A31 A32 and this is your A33. हमने क्या निकालनी है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालनी है जी. ठीक है. 2x2 का बड़ा आसान था. आपने क्रॉस सीधे मल्टीप्लाई करा दिया था लाइक दिस और आपका आसानी से आंसर आ गया था. दिस वाज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना. ए डी माइनस बी सी. लेकिन 3x3 में क्या होगा. देखो पहली चीज तो ये है कि 3x3 जब मैट्रिक्स होगा ना तो आप इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने के लिए आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अबाउट मूव कर सकते हो, राइट ना. यू कैन मूव, you can expand along either of the row
or of the columns, but you try to expand along that rows or that columns where there is the maximum number of zeros in the row or in the column. क्लियर है? इसकी बेनिफिट्स क्या होंगे अभी आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि हमने उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन क्यों इजी होता है जिस रो या कॉलम में जीरो ज्यादा हो। ठीक है, फिलहाल मैं आप इसको एक्सपेंशन कर रहा हूं। आई विल से द एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, आपकी चॉइस, मैं कह रहा हूं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 जा रहे जी। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट R1, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट, इसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करने जा रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना होता है, जिस एलिमेंट को लिखोगे ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट कर देना। दिस एंड दिस एलिमिनेटेड रहेगा तो आपके पास आएगा A22, A23, A32 एंड A33। क्लियर? आपने A11 ले लिया, अब आपने इस A12 को लिखोगे। लेकिन एक और चीज बता रहा हूं, जब आप एलिमेंट को नोट डाउन कर रहे होते हो ना तो ऑड एंड इवन रूल लेके चलना। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑड रूल। ऑड रूल इज -1 टू द पावर I प्लस j का एक ऑड रूल होता है और दूसरा क्या होता है, एक इवन रूल। मतलब अगर I और j का जो सम है अगर वो ऑड होगा तो नेगेटिव होगा। अब देखो जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे A12 की बात करूं, I is 1 and j is 2, मतलब I'll say it's -1 to the power 1 plus 2, so this will be equals to of -1, राइट ना। तो अगर मुझे A12 लिखना होगा तो मैं नेगेटिव के साथ चलूंगा, लेकिन अगर वही मुझे A11 चलना था तो मैंने क्या करी यहाँ पे -1 to the power 1 plus 1 किया, दैट हैज टू बी -1 to the power 2, उसका आंसर 1 आया था। तो इसीलिए मैंने A11 को प्लस लिया था, दिख रहे हैं ना यहाँ पे, दिस वाज द प्लस। लेकिन जब मैं A12 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, क्योंकि देखो 1 और 2 मतलब 1 plus 2 3, सम ऑड है, ऑड होगा तो नेगेटिव के साथ लिख रहा। और आपको मैंने बताया था कि जिस रो या जिस कॉलम को आप लिख रहे होते हो ना उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। मतलब इसको और इसको एलिमिनेट करोगे तो आपके पास मिलेगा क्या, A21, A23, A31 एंड दिस इज A33। क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़े। प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि A13, 1 और 3 का सम क्या है, 4 है, 4 इज इवन है तो पॉजिटिव के साथ लिखोगे, A13 लिखो। और यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस एंड दिस को एलिमिनेट करोगे, R1 और C3 को एलिमिनेट करोगे। सो यू राइट हियर दिस इज A21, A22, A31 एंड दिस हैज टू बी A32। मतलब ये कि जिस एलिमेंट को आप नोटेड डाउन कर रहे होते हो ना फॉर द एक्सपेंशन, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करके जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है उनको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखना होता है। बाकी अब इसको सॉल्व कर सकते हो, A11 हो जाएगा, इसको माइनस ये दिस माइनस दैट कर लेंगे, राइट ना। मतलब आई विल से दिस इज योर A22, A33 माइनस A23, A32 माइनस A12 है, यहां पे फिर से मल्टीप्लाई करा लो, A21, A33 माइनस A23, A31 प्लस A13, this into that. So I'll write here this is A21, A32 minus A22, A31. That's the value of the determinant A. After solving this is the result. Just note it down. Just note it. आगे बढ़े, बोलो, आगे चले। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि हम उस रो या उस कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन क्यों करें कि जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। अगर सपोज कर लो मैं R1 का अबाउट एक्सपेंशन करता और यहाँ पे भी जीरो होता और यहाँ पे भी जीरो होता, मतलब A12 के जगह पे जीरो होता और A13 के जगह पे भी जीरो होता, मतलब यहाँ पे जीरो लिखते और यहाँ पे भी क्या लिखते, जीरो लिखते। एंड 0 टाइम्स ऑफ दिस एंटायरली विल बिकम्स टू बी 0 एंड 0 टाइम्स ऑफ दिस एंटायरली विल बिकम्स टू बी 0। तो सिर्फ आप A11 के अबाउट ही एक्सपेंशन कर लेते, आपका रिजल्ट आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप उस रो या उस कॉलम के अबाउट में एक्सपेंशन करें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, क्योंकि अगर आप जीरो वाला एलिमेंट के साथ जो रिमेनिंग ऑफ द डिटरमिनेंट होगा उसका प्रोडक्ट एज इट इज जीरो हो जाएगा, तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ?
समझ में आ रही बात ना? देखो अगर A1 2 0 होता तो 0 टाइम्स ऑफ दिस लिखते ये खत्म। अगर A1 3 भी 0 होता तो 0 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 0। तो फिर मुझे इसको और इसको निकालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास यही एक रिजल्ट हो जाता। क्लियर है? बताओ बताओ, आगे बढ़े, लॉक करें इसको। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। इट्स अप टू योर चॉइस टू गो अबाउट द रो और टू बी द कॉलम, बट कोशिश ये करना कि आप उस रो या उस कॉलम के अबाउट में एक्सपेंशन करना जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है? और बाकी ये एलिमेंट्स जो आप ले रहे होते हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, राइट, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना, इसकी पोजीशनिंग आपको जरूर देखनी है कि ऑड है या इवन है। जैसे मैं किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर मुझे तो C2 के अबाउट एक्सपेंशन करना होगा, वो चलेगा। C2 के अबाउट भी एक्सपेंशन करोगे, लेकिन A1 2 वाला पहला एलिमेंट होगा, फिर उसको आपको नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। फिर A2 2 वाला पॉजिटिव होगा, फिर A3 2 वाला नेगेटिव होगा। तो डिपेंड करता है कि जिस रो या जिस कॉलम के अबाउट में चलोगे उनके एलिमेंट की पोजिशनिंग क्या है, उसके अबाउट में इसको एक्सपेंशन करोगे। तो मेरे हिसाब से आपको इस समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं, राइट ना? देख जाओ, कोई डाउट है पूछो, जस्ट आस्क इफ एनी डाउट। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये रहा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, है ना। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहां पे आप देख लो थोड़ा सा, दिस आई एम टॉकिंग। देखो ये एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। लेट A इज इक्वल्स टू दिस बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 1। अगर आपसे पूछा जाता, ये देख रहे हो ना यहाँ पे, लाइक दिस, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A पूछता तो आपने सीधे क्या बताते जी, इसका आंसर A होता, राइट ना। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, राइट ना। उसके आगे फिर से यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये भी देख लो, दिस आई एम टॉकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसमें लिखा है एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो या एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इट्स अप टू योर चॉइस कि कैसे चलना है, लेकिन मैंने बताया था कि कैसे मूव करना। आप उस रो या उस कॉलम के, देखो यहाँ पे एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंशन अलोंग द सेकंड कॉलम, है ना। आप उस रो या उस कॉलम के अबाउट में एक्सपेंशन करने की कोशिश करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या हो, राइट ना। यहाँ पे देखो कुछ रिमार्क्स भी लिखे, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। फॉर इजियर कैलकुलेशन, दिख रहा है ना आप, लिखा हुआ है फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग दैट रोज और द कॉलम्स व्हिच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। बताया था ना, क्लियर हो गया। अच्छा आगे फिर से ये भी देखो, व्हाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस वी कैन मल्टीप्लाई विद प्लस और माइनस, है ना। देखो मैंने ऑड एंड इवन रूल के बारे में बात करी थी। ऐसे सोचो ना भाई कि दिल्ली में ऑड एंड इवन चला था, ऑड है और इवन है, केजरीवाल जी का ऑड एंड इवन रूल, ठीक है। ऑड है तो इस एलिमेंट को नेगेटिव लेके चलना, और इवन है तो उस एलिमेंट को पॉजिटिव लेके चलना। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 है। चलो इसके भी एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे या हो पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना, 3 टाइम्स A, पहले मैट्रिक्स A को ना 3 से मल्टीप्लाई करना। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, और फिर उसके बाद से एक्सपेंशन कर लेना, फिर उसके बाद से उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना। इसमें क्या कर रहा है, पहले आप डिटर्मिनेंट A निकाल लो, फिर उसको 27 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस बोथ आर द सेम थिंग, राइट ना। हो जाएगा सॉल्व ना, राइट ना। इवन आगे मैं इसके बारे में प्रॉपर्टी भी बताने वाला हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए क्या होगा, राइट ना। बट अभी थोड़ा सा रुक जाओ, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी पे आऊंगा तो करा दूंगा इसको। तो मेरे हिसाब से इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलो मैं आपको एक रिमार्क दिखाई देता हूं। प्रॉपर्टीज में ही देख लो जी आपने, या रूल में ही देख लो। वैसे जो है हमने ना पहले प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स करते थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अभी के लिए फिलहाल डिलीटेड है एनसीईआरटी से,
बट उसी का एक ये रूल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्या होता था, आप मैट्रिक्स में पता है कि जब किसी एक एलिमेंट को किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते थे तो वह एलिमेंट उस मैट्रिक्स के इच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, राइट ना। लाइक से आई विल से एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट 2 5 8 9 था, और अब मुझे 3a निकालना होगा तो 6 15 24 और 27 हो जाता था। मतलब क्या कि अगर आप इसको किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो आप उसको इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते थे, राइट ना। लेकिन वही हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है 2 5 8 और 9, और मुझे डिटर्मिनेंट 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई करते समय पता है क्या करेगा, ये पूछेगा कि भाई मुझे R1 में मल्टीप्लाई करवाना है या R2 में मल्टीप्लाई करवाना है या C1 में मल्टीप्लाई करवाना है या C2 में मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब ड्यूरिंग द डिटर्मिनेंट when you are going to multiply, we multiply that scalars with individual row or with the individual column। जैसा कि मैट्रिक्स में था कि जब मल्टीप्लाई कर रहे थे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, वह इंडिविजुअली किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, बताओ। अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो तो मैं बाई रिलेटेड भी मैं कहूँ जिस आप C2 के अबाउट में मल्टीप्लाई करोगे तो C2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो पाता, लाइक दिस, ठीक है ना, गॉट इट ना। इवन इसका भी आंसर निकालो, है ना, इसका आंसर भी निकालोगे, या दूसरा तरीका कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा जी, बाई C2। अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं भाई मुझे तो बाई R2 करना है, R2 करेगा तो फिर क्या होगा 2 5 24 और 27, राइट ना, फिर ये आएगा। अच्छा, इसका भी जब सोल्यूशन निकालोगे ना, इनके भी जब आप सोल्यूशन निकालोगे लाइक दिस, इसका भी जब सोल्यूशन निकालोगे ना, इसका सोल्यूशन निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। मतलब आंसर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो ऐसे ही आप कॉमन भी ले सकते हो। यू कैन टेक आउट द कॉमन फ्रॉम ईदर ऑफ द रो और फ्रॉम द कॉलम। ऑब्वियसली अगर आप किसी एक कांस्टेंट को किसी एक डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वह इंडिविजुअली किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई अगर है, तो ऐसे ही अगर आप कॉमन ले रहे होते हो तो यू कैन टेक आउट द कॉमन फ्रॉम ईदर ऑफ द रो और ऑफ द कॉलम, राइट ना। किसी एक इंडिविजुअल रो या कॉलम से ही आप कॉमन ले सकते थे। जबकि डिटर्मिनेंट पे अगर कॉमन लेना, सॉरी मैट्रिक्स में जब कॉमन लेना होता था तो हर एक एलिमेंट से कॉमन लेके निकल जाता, राइट ना। लेकिन डिटर्मिनेंट की केस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखो यहाँ पे थोड़ा बैक जाना चाहूंगा मैं, दिस था ना, हाँ देखो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली अगर जाना हो जाओगे ना, देखो जैसे इसमें लिख रहा है 3 टाइम्स ऑफ, मैं डायरेक्टली पहले रिजल्ट लिखता हूं, एक ये रूल में ही लिख लेना, डिटर्मिनेंट टाइम्स ऑफ लैम्डा ए इक्वल्स टू लैम्डा टू द n टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट ना, वेयर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होती है। देख जाओ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। n क्या होता है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप देख सकते हो, राइट ना। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है जी, 3 को a से मल्टीप्लाई करो, पहले वेरिफिकेशन करना है, LHS 3a अगर आप करते हो, दिस हैज टू बी 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसका आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालने हैं, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 निकल जाएगा ना। अच्छा, अगर देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर मुझे किसी ने कहा कि आपने इसको एक्सपेंड करो तो मैं कहूंगा कि एक्सपेंशन सॉरी C1 के अबाउट इजियर होगा, सबसे इजियर, या R3 के अबाउट इजियर होगा।
क्योंकि इसमें अगर आप C1 के अबाउट में एक्सपेंशन कर रहे होते हो तो देखो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, मतलब इसका A21 और A31 दोनों 0 है, तो सिर्फ एक एलिमेंट लेकर इसका आप एक्सपेंशन कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ जी, एक्सपेंडिंग अलोंग C1 करो, 3 लोगों तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर लो आप, एलिमिनेट कर लो। दिस एंड दिस आर टू बी एलिमिनेटेड, सो दिस इज 3 6 0 12। आंसर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ 36। सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा 108। दिस इज द आंसर। चेक करो, ठीक है। और इसमें क्या करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलता तो लाइक दिस 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अच्छा चलो, ये तो मैं इसको कर रहा हूं ना, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग R3। इसको मैंने एक्सपेंड किया इसके अबाउट में, अब मैं यहाँ पे R3 के अबाउट में एक्सपेंड कर रहा हूँ, सॉरी R3 के अबाउट में। इसकी पोजिशनिंग क्या है, 4, मतलब A3 3 एलिमेंट हो तो इवन के साथ पिकअप किया जाएगा, तो 4 ले लोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, दिस एंड दिस एलिमिनेट करो, राइट ना। सो दिस हैज टू बी, दिस एंड दिस एलिमिनेट हो गया तो 1 हो जाएगा, सो दिस इज 4। लेकिन इससे क्या पूछ रहा है आपसे, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो दैट इज 27 टाइम्स ऑफ 4। आंसर कितना आ गया, 108। समझ मारी बात ना। तो चाहे आप LHS से सॉल्व करो या RHS से सॉल्व करो, एक ही होगा। इवन अगर मैं इसको ऐसे चलूँ ना, अभी प्रॉपर्टी जो मैंने बताया, तो ये मैं बता सकता था 3 to the power 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो ठीक है ना, राइट ना। ये प्रॉपर्टी लग गई ना, लैम्डा ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो लैम्डा टू द पावर 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लगा दिया। क्लियर है, राइट है। आगे बढ़े, ठीक है। अगला ये हमारे पास है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। टाइटल थोड़ा सा डाल देते हैं इसका, ये एप्लीकेशन है बेसिकली, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट, इन ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन ज्योमेट्री। पहला तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एप्लीकेबल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट ना। सपोज कर लो अगर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल दे रखे हो, दिस आल से x1 y1, दिस आल से x2 y2, दिस इज टू बी x3 एंड y3। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो मैं पता है क्या लिखूंगा, हाफ टाइम्स ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1, दिस इज, ये होता है दिस, ठीक है। x1 है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है ना, बस यही है, राइट। अच्छा, इसमें कुछ एक रिमार्क्स हैं, वैसे आपको पता भी होगा, हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अगर सपोज कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव भी आया ना, तो आप उसका मॉडुलस लेकर के पॉजिटिव बना लेना, राइट ना। वही चीज लिखा है, सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, we always take the absolute value of the determinant, right ना। अब ये एक तरह से रिमार्क में लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या लेना होता है, पॉजिटिव, ऑलवेज। और दूसरा चीज ये, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया हो और किसी एक अननोन वर्टेक्स की क्वांटिटी को निकालना हो, लाइक दिस इज, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे 2 3 5 k 7 2 दिया गया हो, एंड वी नीड टू गेट k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। तो अगर सपोज कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल 15 है ना, तो प्लस माइनस 15 लेके चल लेना, राइट ना। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इफ द एरिया इज गिवन यू यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट टू कैलकुलेट इट। क्लियर है ना, क्लियर है ना। वही लिखना होगा, टू फाइंड अननोन वर्टेक्स, अननोन वर्टिसेस है ना, we take plus minus delta. Delta is the symbol usually to represent area of triangle, right ना। तो प्लस माइनस डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लेके चलना, नेगेटिव। वही लिखा है यहाँ पे, देखा एक एक चीज लिखी गई होती है। एनसीईआरटी अगर थॉरोली पढ़ लोगे, मैं इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, इफ द एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर द कैलकुलेशंस, राइट ना। तीसरा कोलोरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ये पॉइंट्स है ना,
ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ना हो कोलिनियर पॉइंट्स बना रहा हूं लाइक दिस हैज टू बी ए, दिस हैज टू बी बी एंड दिस हैज टू बी सी, राइट। तो उस केस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड इवन दिस इज कॉल्ड द कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स, राइट ना। क्या बोलते हो, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो वही लिखा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज टू बी 0। ऑब्वियसली अगर आपके पास पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो ट्रायंगल तो बना ही नहीं, तो ट्रायंगल नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉर कोलिनियरिटी यू मस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। मतलब ये पूरा टर्म 0 के बराबर करके इसका आंसर निकाल लेना। एक और कोरोलरी इसमें और बताऊंगा। चौथा रिमार्क चल रहा है ना, रिमार्क चल रहा है। रिमार्क में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दिस इज द पॉइंट नंबर 3, एक और पॉइंट है दैट इज द फोर्थ पॉइंट। क्या होगा कि लाइन ज्वाइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स, दिस आई से ए x1 y1 है, b x2 और y2 है। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन इवन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लाइन ज्वाइनिंग 2 गिवन पॉइंट्स। क्या था फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। वो 11th क्लास में आपने इसको पढ़ा था, राइट ना। क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, उसमें y माइनस जो फॉर्मूला बताया गया था, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। इसमें ये y और x कहां से आ गया भाई, ये तो मैंने कहीं बात ही नहीं करी, देख रहे हो ना यहाँ पे y और x की तो मैंने बात ही नहीं किया। एक्चुअली ये y और x जो पॉइंट्स होते हैं ना, x और y, दिस इज बेसिकली द वेरिएबल पॉइंट। आप लिखो या ना लिखो, ये एज इट इज होते ही होते हैं। रीजन ये होता है ना, ऐसा तो है ना कि ये सिर्फ 1-2 ही पॉइंट से इतनी बड़ी लाइन का फॉर्मेशन हो गया। जब इस ए पॉइंट को बी पॉइंट से जब ज्वाइन कर रहे होते हो तो देयर लाइज इनफाइनाइट पॉइंट्स बिटवीन लाइन ए एंड बी, क्योंकि यू नो द कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज द लाइन। तो ये एक पॉइंट P है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट के कलेक्शन से ए बी का फॉर्मेशन रहा होगा। सो यू मस्ट से P जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y लिखा है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द वेरिएबल पॉइंट। क्या कहलाता है ये, वेरिएबल पॉइंट। इवन इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में लोकस ऑफ लाइन भी बोल सकते हो जी। क्या बोल सकते हो, लोकस ऑफ लाइन। पॉइंट P विल बी व्हाट हियर, पॉइंट P क्या होता है, ये लाइन की लोकस होती है, मतलब वो जनरेट करता है पूरे ए बी को। क्लियर हुआ, पक्का नहीं समझ में आया बोल दो, नहीं समझ में आया बोल दो, समझ में आया नहीं आया, आया, सब कुछ आया, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तब। तो डायरेक्टली इसका मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि लाइन, ये बाय डिटरमिनेंट मेथड से, राइट ना, दिस इज बाय डिटरमिनेंट मेथड। ये जो आता है ना, ये डिटरमिनेंट मेथड से ही आता है, राइट ना। ये प्रॉपरली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली अगर लिखना चाहोगे बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना, से दिस ए एंड बी, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्या लिखूंगा, x y1, पहले पॉइंट को इसको ले लिया, दिस हैज टू बी x1 y1 1 एंड दिस इज टू बी x2 y2 1 एंड दिस इज टू बी इक्वल्स टू 0। देख जाओ जी, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, राइट ना, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये फॉर्मूला था आपके पास। क्लियर हो गया, देख जाओ देख जाओ। तो इस तरह से मैंने इसमें 3-4 रिमार्क्स लिखवाए, राइट ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन ज्योमेट्री में सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद से मैंने पहला रिमार्क दिखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज टू बी पॉजिटिव। अगर आप सपोज कर लो कैलकुलेट कर रहे होते और एरिया ऑफ द ट्रायंगल नेगेटिव आ गया तो ये मत सोचना कि आपने गलत किया होगा, यू टेक इट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दैट, राइट। दूसरा चीज ये है कि अगर सपोज कर लो, इसमें अभी बताया था कि कोई एक अननोन वर्टेक्स निकालना हो, चाहे y की वैल्यू या x की वैल्यू, तो उस केस में डेफिनेटली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया जाएगा। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल को प्लस माइनस लेके चलना, यू टेक इट, अगर 15 है तो यू टेक इट प्लस माइनस 15। थर्ड रिमार्क मैंने बताया था फॉर कोलिनियरिटी पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगला जो रिमार्क मैंने बताया था दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिटरमिनेंट मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। सो दिस इज द फॉर्मूला। x और y क्या होता है, दिस इज द वेरिएबल पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी या द लोकस ऑफ द लाइन ए बी। क्लियर हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं यहाँ पे।
यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, देखो इसमें फाइंड द, सॉरी इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दैट। वर्टिसेस दे रखे हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। क्लियर है? देखो देखो राइट है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, देखो अच्छा ये एक्सरसाइज भी है, इसको भी कर ही लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 भी देख लो। Here is the exercise 4.2, right ना? Exercise 4.2. Find the area of the triangle whose vertices at the points on each cases is to be given. Obviously निकल जाएगा ना। ये हमारे पास पहले पॉइंट से x1 y1, दूसरे पॉइंट से x2 y2, तीसरे पॉइंट से x3 y3 दिया गया होगा, तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अच्छा इसमें ये पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालोगे और जीरो होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1 इज a b प्लस c, x2 y2 क्या है b c प्लस a, x3 y3 क्या है c a प्लस b। क्लियर? चलो मैं इसको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देता हूँ मैं आपको। ए पॉइंट्स क्या है बोलना, बोलो 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 रे बोलो। बी पॉइंट क्या है b c प्लस a, सी पॉइंट्स क्या है c a प्लस b, राइट ना। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, और ये हमारे पास क्या होंगे x3 y3। क्लियर हुआ? राइट ना, ठीक है। तो हमने क्या दिखानी है कि कोलिनियर है या नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैंने बताया था क्या लिखना होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलो जी, मतलब हमने क्या निकालना है, ए इनकी एरिया ट्रायंगल की 0 आनी चाहिए। तो चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ए बी, x1 गलत लिख दिया, x1 y1 वैसे सही लिखा है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसके आंसर्स निकालने होंगे, राइट ना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इवन प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत इजी था, अगर उससे करना होता तो हार्डली एक लाइन में आ जाता, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे एक्सपेंड करके ही सिखाना पड़ेगा आपको। तो चलो एक्सपेंड करते हैं जी, करो एक्सपेंशन। हो जाएगा क्या सॉल्व आपसे? कैलकुलेशन है, किसके से अबाउट पे चाहते हो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग, जो बताओ उसके अकॉर्ड अबाउट ले लेता हूं। C1 बोल रहे हो, चलो C1 ले लेता हूं जी, निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। ये अगर आप लिखोगे तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करोगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं दिस माइनस दैट, मतलब मैं लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, C प्लस ए माइनस, देख रहे हो ना, माइनस ए माइनस बी, डायरेक्टली लिख रहा हूं। क्लियर है? बी, बी क्या है, A21 है, नेगेटिव के साथ चलेगा ना, माइनस बी टाइम्स जो एलिमेंट लिखोगे उसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करो, तो क्या लिखोगे, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, प्लस सी ले लेते हैं क्योंकि ये A31 है, A31 31 मतलब 3 + 1 = 4 पॉजिटिव, तो सी ले लो, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट कर दो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बी प्लस सी माइनस ए। देखते हैं, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, बोले रे भाई दिस कैंसिल, राइट। क्या गया, बोलो 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 बोलो, सी माइनस बी टाइम्स सी माइनस ए
प्लस सी टाइम्स बी माइनस ए। ओपन करते हैं इसको, दिस हैज टू बी ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। देखो प्लस ए सी से माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल, सो दिस आंसर विल बी 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया? 0 आ गया। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चंस है, आप अगर करोगे तो सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। इफ यू विल ट्राई टू डू, यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 4.2। जो मैंने कॉन्सेप्ट से सारे सिखा रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है और अननोन वर्टेक्स के की वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लस माइनस 35 लेके चलोगे ना। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन 3 में भी वही क्वेश्चन है, फाइंड के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन। तो प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू लेके चलना, राइट ना। अच्छा यहाँ पे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू गिवन पॉइंट्स। तो 1 and 2 इज द x1 y1 एंड 3 and 6 इज द x2 and y2। x और y इज द वेरिएबल पॉइंट। तो मैंने बताया था ना, क्या लेके चलोगे? xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे, रिलेशन आ जाएगी, दैट इज योर रिजल्ट। आई होप इट्स क्लियर ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़ते हैं। आसान है। नेक्स्ट टाइटल आ जाता है जी यहाँ पे आपके पास, दैट इज अबाउट द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखते हैं माइनर्स, पहले माइनर्स देखते हैं। देखो डेफिनेशन पहले आपको सिखा देता हूं। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and the jth column in which aij lies। किसी एक, देखो यहाँ पे आगे फिर से लिख रहा है कि माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट aij इज टू बी डिनोटेड बाय mij। ये डेफिनेशन हो गया। मतलब किसी एक एलिमेंट का माइनर्स क्या होती है? किसी एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट में माइनर्स डिटर्मिनेंट होता है जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को एलिमिनेट करने से मिलता है। जैसे मैं आपको सिखा देता हूं, सपोज कर लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एलिमेंट है a11 a12 a21 एंड दिस इज a22। एक चीज तो इसमें ये जान लो कि जितने एलिमेंट्स है ना जी, उतने माइनर्स बनते हैं। वॉट एवर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मच ऑफ माइनर्स आर टू बी देयर। आई होप इट्स क्लियर। सो अगर इसमें मैं बात करूंगा कि कितने माइनर्स होंगे, तो 4 माइनर्स होंगे। अगर मुझे पहला माइनर निकालना होगा, मतलब a11 का माइनर हो जाएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को क्या करो आप? एलिमिनेट करोगे। तो हमारे पास 1 क्रॉस 1 डिटरमिनेंट बनेगा एंड दैट हैज टू बी a22, राइट ना। a22 एलिमेंट होगा। अगर मुझे m12 निकालना हो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनस, दिस एंड दिस का, तो यू से इट्स माइनस विल बी a21। अगर मुझे m21 निकालना हो, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना होगा, तो दिस हैज टू बी a12। अगर मुझे सेकंड रो सेकंड कॉलम के माइनर्स निकालना होगा, तो दिस एंड दिस इज टू बी एलिमिनेटेड, सो दिस इज गॉट इट ना। तो अगर मुझे mij पूछ रहा होता इसमें क्या होता, तो मैं क्या बोलता है यहाँ पे? a22 a23 नहीं बोल नहीं रहे हो आप लोग, क्या? a21 a12 a11। so this is the minus। hope it's clear। देख जाओ, कोई डाउट है बताओ। आ गया ना, राइट ना। अगर मैं इसकी कोफैक्टर्स की बात कर लूं, तो माइनस समझ में आ गया आपने। मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पर, देखो माइनस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and the jth columns in which element aij lies, राइट ना। उसके बाद से मैं बात करूंगा जी कोफैक्टर्स। क्या बात करूंगा यहाँ पे? कोफैक्टर कुछ नहीं होता, एक छोटा सा डेफिनेशन बता देता हूं आपको। यूजुअली इसको कई बुक वाले aij से भी डिनोट करते हैं, कई बुक वाले इसको cij से भी नोट करते हैं। इट अप टू योर चॉइसेस टू रिप्रेजेंट इट, राइट ना। तो मैं बोलूंगा aij इज -1 to the power I plus j times of mij। That's it. This is the formula to learn it.
क्लियर है ना? ये देख लो, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे टाइम्स ऑफ एम आई जे। मतलब ये कि अगर मुझे A11 पूछना होता तो ये M11 के बराबर होता, M111 के बराबर M11। लेकिन अगर मुझे A12 पूछना होता तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M12 विच इज हियर -M12 होता। मतलब वही, इसमें भी वही इवन और ऑड चल रहा होता है। अगर इसकी पोजीशनिंग आई और जे का पोजीशन अगर इवन हो तो माइनस इक्वल्स टू कोफैक्टर्स, लेकिन आई प्लस जे का सम अगर ऑड हो तो कोफैक्टर्स इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ माइनस। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। वही चीज इसमें दिया हुआ, फाइंड द माइनस एंड द कोफैक्टर्स, राइट ना? माइनस एंड द कोफैक्टर्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन में देख लो, देखो यहाँ पे लिखा है कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट इज दिस एंड इट्स लाइक दैट फॉर्मूला, राइट ना? दिख गया ना? ए आई जे इक्वल्स टू -1 टू द पावर आई प्लस जे टाइम्स ऑफ एम आई जे, वेयर एम आई जे इज द माइनस ऑफ ए आई जे। क्लियर है ना? आगे बढ़े, ठीक है। ये माइनस वगैरह निकालने का तरीका था। हाँ, इसमें एक और बड़ा अच्छा इसका एप्लीकेशन है। जैसे भी डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक्सपेंशन सबसे इजी तरीका था आपके लिए। इवन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वाले सिलेबस में हुआ करता था। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से भी हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर्स को निकाल लेते थे। जैसे कि एक रिजल्ट बता रहा हूं, किसी एक डिटरमिनेंट के सारे रो के एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट से 0, या सारे किसी एक रो के सारे एलिमेंट जैसे R1 R2 और R3 किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। या किसी एक डिटरमिनेंट के किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो उस कॉलम के उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, राइट ना? तो ये इजी वे होते थे। दैट वाज अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। हम उसके सॉल्व, उसके कुछ 4 5 6 7 रूल्स होते थे, उससे हम लोग इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। बट फिलहाल अभी एनसीईआरटी के लिए वो डिलीटेड है। बट हाँ, आईआईटी जेईई में है, हाँ सब में है, सारे कॉम्पिटिशन्स में, एनडीए वगैरह, हाँ बिल्कुल सब सारे यूज कर सकते हो। एक्चुअली देखो, ये जो भी प्रॉपर्टी जो अगर सिखाए जाते हैं ना, ये क्वेश्चन को इजी करने के लिए सिखाता है। लेकिन एनसीईआरटी है ना, वो माशाल्लाह है। एनसीईआरटी कहता है नहीं, हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं चलना है, बड़े रास्ते से चलना है जी, बड़ा रास्ता चाहिए इसको। तो ठीक है, बड़ी रास्ता है तो बड़ी रास्ते से चलो, क्या करें, जो एनसीईआरटी है वैसे तो चलना पड़ेगा। तो हाँ, तो इसमें एक मैं रूल बताऊंगा, दैट इज अगेन इट्स द यूज ऑफ, बेसिकली कर सकते हो कि माइनस और कोफैक्टर्स के एप्लीकेशंस है, राइट ना? माइनर एंड कोफैक्टर का एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट निकालने का। तो मैं ऐसे डायरेक्टली एज अ टाइटल लिख दे रहा हूं, आप लर्न करने में आसान हो जाएगा। कोफैक्टर मेथड, क्या लिख रहा हूं? कोफैक्टर मेथड टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है क्योंकि डिटरमिनेंट है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा, राइट? कोफैक्टर मेथड, नाम से लग रहा होगा कोफैक्टर मेथड, बता रहा हूं। समेशन ऑफ ए आई जे विद ए आई जे for every corresponds of Aij with Aij। अभी ये corresponds of Aij with Aij क्या होता है, मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूं। इवन यहां पे देखो रिमार्क में भी लिखा हुआ है, the sum of the product of elements of any row with their corresponding cofactors corresponds Aij with their Aij। मतलब जो एलिमेंट ले रहे हो ना जी, उसी के corresponding cofactors लोगे तो उस केस में आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, से अबाउट
आपसे कहेगा कि भाई आपने थर्ड कॉलम का अबाउट में ना आप एक्सपेंशन करके कोफैक्टर मेथड से डिटरमिनेंट को निकालो। तो अबाउट मान लेते से आपने C3 बोल रहा है, C3 के अबाउट पे चलना है, C3 के अबाउट में, राइट ना। जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, ये है हमारे पास A11 A12 है ना, A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड दिस इज A33, राइट ना। अब मैं कर रहा हूं आपने C3 के अबाउट में चलो, तो देखो कैसे निकलेगा डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा इक्वल्स टू जो आप एलिमेंट लिखोगे ना जी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को जरूर लिखना। फिर अगर A23 लिख रहे हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा। फिर अगर आपने A33 लिख रहे हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इज क्लियर हुआ, देख जाओ। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्ड्स Aij विद कैपिटल Aij, वेयर दिस कैपिटल Aij इज द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट, राइट। अच्छा, किसी ने कहा कि भाई मुझे तो R2 के अबाउट में चलना है, तो देख लेते हैं भाई R2 क्यों पीछे रहे। R2 इज लाइक दिस, जो आप एलिमेंट लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स जरूर लिखोगे। A22 A22 A23 A23, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, लॉक करें, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स बाय यूजिंग कोफैक्टर मेथड्स। अच्छा, आगे यहाँ पे एक और चीज दिखा हुआ है, देखो, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो, समझ में आई बात ना, फॉर एवरी irrespective Aij with Aij, मतलब उस मैट्रिक्स के किसी एक एलिमेंट का रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स नहीं है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। जैसे सपोज को लेकर एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। इवन मैं वही C3 के अबाउट में ही चल रहा हूं, देखो पहले एलिमेंट को मैं सही लिखता हूं, मान लो किसी एक, इवन तीनों गलत है तो ऑब्वियसली आंसर जीरो हो जाएगा। अगर एक, जैसे मान लो यहाँ पे A23 एलिमेंट ले रहा हूं, लेकिन इसका मैं कुछ थोड़ा सा रूल चेंज कर रहा हूं, मैं इसमें ले रहा हूं जी A32 ले रहा हूं प्लस A33 और यहाँ पे A33 ले रहा हूं। देखो ये भी सही है और ये भी सही है, जो आपके पास एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट ले रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यहाँ पे नहीं है, दिख रहा है ना। यहाँ पे आपने एलिमेंट लिया क्या A23, लेकिन आपने इसके कोफैक्टर्स क्या लिए A32, ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, तो डायरेक्टली दिस आंसर विल बी इक्वल्स टू जीरो। इसका आंसर सीधे क्या लिख देना भैया, भाई इसका आंसर तू जीरो लिखवा ले पूरे का। दो गलत हो गया तो अल्टीमेटली जीरो, एक भी गलत हो गया तो जीरो हो जाएगा, वही चीज लिखा है यहाँ पे। इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो are multiplied with the cofactors of any other row or column, then their sum is to be zero, and on that case the value of determinant will be zero। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और ये रूल था क्या, this I'm talking, sum of the product of elements of any row with their corresponding cofactors will give the value of the determinant। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है डिटरमिनेंट निकालने का, कोफैक्टर मेथड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, कोफैक्टर मेथड बोलता हूं जी, क्या बोल रहे हैं, कोफैक्टर मेथड। आगे बढ़ते हैं, राइट ना। यहां पे क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां पे दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपने, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज में कहा जाए कि कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैं कहूंगा जी क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर बड़ा अच्छा आता है, अभी दिखा रहा हूं क्या है। डेल्टा इक्वल टू क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा इक्वल टू लिख रहा है 1 1 1 C1 के अबाउट, और क्या लिख रहा है x y z, ये क्या लिख रहा है y z zx एंड दिस हैज टू बी xy। क्लियर हुआ। देखो जी आगे इसमें बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, देख रहे हो ना, आपको इसमें बोल रहा है भाई आपको थर्ड कॉलम के अबाउट में चलना है, राइट। सो अबाउट C3 चलना है। चलो देखते हैं, C3 चलोगे तो YG लिखोगे,
जो आप एलिमेंट लिख रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लिखना पड़ेगा। अच्छा मैं पहले इसका एक वैल्यू निकाल देता हूँ डायरेक्टली। डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा, A13 सॉरी A13 विथ कैपिटल A13 क्लियर है। ये क्या लिखोगे भाई, बोलो 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 बोलो, A23 विथ A23। चमका या नहीं चमका, बोलो चमका या नहीं चमका, चमका, ठीक है। और आगे चलते हैं, दिस इज योर A33 विद A33। मतलब आप जो एलिमेंट लिखते हो जी उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स आपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैंने कोफैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताना अभी भूल गया था क्या, देखो तो मैं कोफैक्टर निकालना समझा देता हूँ जी। ये तो आप कहोगे पता नहीं सर, अच्छा मैंने बता तो दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं। अच्छा मुझे A13 निकालना है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका कोफैक्टर निकालना है जी। कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 3 ऑफ M13, राइट ना। फिलहाल ये तो एज इट इज M13 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनस निकाल लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनस कितना हो जाएगा, एक डिटर्मिनेंट होता है 1y 1z, मैंने बताया था। Minus of an element of a determinant is the determinant obtained by deleting their corresponding row and their corresponding column. So this answer is z minus y. Clear? चलो जी, A23 निकालो, कितना होएगा, कितना होएगा रे भाई, कितना होएगा, -1 -M23 होएगा, क्लियर ना। -M23 निकालो, मतलब जो आया ना उसको नेगेटिव के साथ बाद में मल्टीप्लाई कर लेना। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या लिख दो, बोलो बोलो बोलो, 1x 1z। तो दिस आंसर इज माइनस टाइम्स ऑफ g माइनस x, लेकिन आंसर लिख लेंगे हम लोग x माइनस g। क्लियर। एक और बता दो जी, A33 बता दो। A33 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 3 M33। दिस हैज टू बी, by adding this answer will be plus, तो I'll say it's M33। क्या होगा, M33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट को एलिमिनेट करोगे तो इसका मिलेगा 1x 1y, so this answer will be directly I'll say it's y minus of x। एग्जाम में इतने प्रोटोकॉल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करके लिखना, वो तो मैं समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर सीधा यहीं पे लिख रहा हूं। सो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आएगा, yz टाइम्स ऑफ A13 निकाला है मैंने, कितना निकला, z माइनस वाई, ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है। प्लस क्या है A23, दिस इज gx टाइम्स ऑफ x माइनस z, और अगला क्या है, प्लस xy टाइम्स ऑफ y माइनस x, ये होगा, ठीक है। लेकिन आंसर हम यहीं पे इसको नहीं छोड़ेंगे, इसका बड़ा सिंप्लीफाइड रिजल्ट आता है। ये हो गया ना, आगे बढ़ जाए, कोई डाउट वाली बात हो तो बताओ, इसमें आता है ना। कैलकुलेशन ध्यान से चेक कर लेना, है ना, कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है मेरा, लेकिन इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, ठीक है। पूछो क्यों, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करने का काम मेरा 10वीं के बाद कम हो गया। कैलकुलेशन आपने करना है, एग्जाम आपको देना है, बट हाँ मुझे मेथड बताना है, मेथड में आपको सही जरूर बताऊंगा। क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी, मेथड कराने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। देखो जी, एक्चुअली इसका रिजल्ट बड़ा छोटा आता है, मैं आपको भी बताना चाहूंगा क्या आता है। पहले इसको आप एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट टू को, yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऑफ g प्लस gx स्क्वायर माइनस g स्क्वायर ऑफ x। इसको भी फिलहाल जिंदा रखता हूं, एक्स वाई टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स ही रखता हूं। देखो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको आप इसके साथ ग्रुपिंग करा दो, इसको इसके साथ ग्रुपिंग कराओ। यहाँ पे जी कॉमन लोगे तो यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको उठा लिया, ठीक है। यहाँ से प्लस जी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे मिल जाएगा वाई माइनस एक्स, मिला कि नहीं मिला, प्लस एक्स वाई टाइम्स ऑफ वाई माइनस एक्स। क्लियर, क्लियर। यहाँ पे देखो x माइनस वाई, थोड़ा सा चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये माइनस ले ले रहा हूँ, यहाँ पे x प्लस वाई टाइम्स वाई माइनस एक्स। ये समझ में आया आपने क्यों लिखा हूँ।
बता सकते हो माइनस, क्योंकि देखो ये x माइनस वाई और x प्लस वाई आएगा, लेकिन मैंने माइनस का कॉमन ले लिया ताकि y माइनस एक्स हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म में भी y माइनस एक्स है, थर्ड टर्म में भी y माइनस एक्स है, इसलिए। क्लियर है? क्लियर है? चमका या नहीं चमका? y माइनस एक्स कॉमन ले लो अब ना इंटायरली से, ठीक है। y माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा तो इसमें कितना बच जाएगा? माइनस जी टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, इसमें क्या आएगा? प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। दिस हैज टू बी y माइनस एक्स टाइम्स ऑफ कितना आएगा? माइनस एक्स जी माइनस वाई जी। बोलो 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 बोलो। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? देखते हैं भाई। वाई जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस दिस माइनस दिस, सही है ये। फिर मैंने क्या करी है, इसको मैंने ग्रुपिंग करा लिया। पहले इसको लिखा एक्स स्क्वायर लिख लोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एक्स वाई एक्स स्क्वायर लिखोगे, जी इसमें कॉमन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इसमें ले लेगा जी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा यहाँ पे वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई टाइम्स ऑफ दिस, सही तो है यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या आता है। मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है, ठीक है, सही होगा, ठीक है। y माइनस एक्स, मैं एक काम कर रहा हूं। काम क्या कर रहा हूं? किसी को ग्रुपिंग करा लो। चलो मैं इसकी ग्रुपिंग कराता हूं, ठीक है। इसमें ले रहा हूं मैं g कॉमन। अगर g कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? माइनस एक्स प्लस जी या g माइनस एक्स। और इसमें कॉमन ले रहा हूं मैं y, y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x माइनस जी हो जाएगा। इवन माइनस वाई कॉमन ले लो, मजा आ जाएगा। माइनस वाई कॉमन लेते ही g माइनस वाई हो जाएगा, g माइनस एक्स हो जाएगा। आ जाएगा ना? आ गया, सही है। सो दिस हैज टू बी y माइनस एक्स, g माइनस एक्स और g माइनस वाई। थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लो। मैं ऑर्डर वाई लिखना चाहता हूँ। इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो y माइनस जी और यहाँ पे g माइनस एक्स। ये माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर पता है क्या आता है जी? x माइनस वाई, y माइनस जी एंड दिस इज g माइनस एक्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 तो देख ही रहे हो जाएगा ना। जो एलिमेंट है उसके कोरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स होने चाहिए। अगर डी की बात करूंगा तो a11 a11, a21 a21, a33, डी सही है, राइट ना। और इस तरह से एक्सरसाइज मैंने 4.3 भी कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडजॉइंट एंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम यहीं पे इसको वाइंड अप करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? सही है। थैंक यू टीम एजुकेट।